ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। बोले तो आप आज के दिन में कुछ भी करते हो तो कितना रुपया आपको जुर्माना पे करना पड़ेगा, और क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकती है इस ग्राउंड में, राइट? सो ऑफेंस शैल मीन, मैंने जो लिखा है वो जनरल क्लॉज एक्ट से लिखा है, और सेम चीज वाज कंफर्म्ड बाय सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ इन अजय अग्रवाल, राइट? तो ऑफेंस शैल मीन एनी एक्ट or omission, any act or omission made punishable by any law for the time being in force. That's it. Any act or omission made punishable by law, right? So this was also confirmed. An offense would always mean an act of omission or commission which would be punishable by any law for the time in force in the case of Ajay Agarwal. So what in case of Ram Kripal, what it was confirmed was mere intention to commit an offense would not constitute an offense, as a will is not to be taken for deed unless there be some external act showing progress towards maturing and affecting act. So सिर्फ इंटेंट ले आओगे, आप प्रूफ कर दोगे, आप बोलेंगे ऑफेंस दो, नहीं चलेगा. So there should be a maturing effect which cause a contravention, right? That will be an offense. That will be an offense, right? So friends, सेक्शन 122 में करीब करीब 21 सिनेरियोज है जहां पर पेनल्टी क्वांटिफाइड है. तो ये 21 सिनेरियोज जो है वो क्या बोलती है कि अगर आप इस 21 सिनेरियो में आते हो, देन यू आर लायबल टू पे पेनल्टी at 10,000 rupees or tax amount whichever is higher. So let's say हमारी अगर पेनल्टी 50, हमारी अगर टैक्स अमाउंट डिमांड है 50,000 रुपए की, सो 50,000 टैक्स अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन 50,000 जो होगा, और 50,000 पेनल्टी और 10,000 पेनल्टी whichever is higher, that is again 50,000 rupees, right? तो ये बोलता है 100% पेनल्टी. सेक्शन 122 में 21 केसेस है ऐसे. सो टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको ये 21 केसेस पढ़ाऊं तो आप बोलोगे हाँ ठीक है समझ लिया, कभी पढ़ना तो पढ़ लेंगे. सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव ट्राई एंड टैबुलेट in a 8 groups, right? So let's discuss one by one. Registration, right? तो fails to obtain the registration. अगर मैं स्टार्ट करने के पहले आपको वापस ले जाऊं और स्लाइड का फर्स्ट वर्ड पढ़ाऊं, दैट इज टैक्सेबल पर्सन. फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में भी बहुत बात किया था कि देयर इज अ डिफरेंस इन टैक्सेबल पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन, एनी पर्सन. आज ये जो डिफरेंस है टैक्सेबल पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन, एनी अदर पर्सन और एनी पर्सन, ये बहुत सारे सेक्शंस में आएगा, राइट? तो सेक्शन 122 में बात करता है सब क्लॉज 1 में, सबसेक्शन 1 में टैक्सेबल पर्सन के बारे में. सो अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और पर्सन हु इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड, राइट? उनके ऊपर एप्लीकेबल है. अब क्या एप्लीकेबल है? रजिस्ट्रेशन, दैट इज फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन. मुझे रजिस्ट्रेशन लेना था, आई एम लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन बट आई हैव नॉट टेकन रजिस्ट्रेशन, तो इस पेनल्टी, ये वाली पेनल्टी एप्लीकेबल है. रजिस्टर विथ फॉल्स इंफॉर्मेशन. सो मैंने रजिस्टर किया पर मैंने गलत इंफॉर्मेशन दे दिया. आज अमेंडमेंट आ गया है कि आधार कार्ड का वो करेगा, वो मैचिंग इंपॉर्टेंट है वो सब, बट पहले तो नहीं था. आधार कार्ड का भी आता है तो यू नेवर नो कि क्या वो फॉल्स इंफॉर्मेशन है क्या नहीं है, बात बाकी. लेट इट बी प्लेस ऑफ बिजनेस, लेट इट बी एक्सवाइजेड. सो फॉल्स इंफॉर्मेशन के थ्रू अगर आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो दैट इज अगेन यू आर एक्टिवेटिंग दिस सेक्शन, यू आर एक्टिवेटिंग दिस सेक्शन. Okay, next is invoice. So does not issue invoice in case of supply. मैंने माल बेचा पर मैंने इनवॉइस इशू नहीं किया. I have supplied goods but I have not issued an invoice. Second, issue invoice when there is no supply, जो अपने बोलते हैं fake invoice, right? Friends, it is important, we can discuss deliberately on this. Issue invoice, मैंने इनवॉइस को इशू कर दिया बट मैंने माल सप्लाई नहीं किया, राइट? सो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों करते हैं लोग? लेट्स से अभिषेक ने आपको माल बेचा, नहीं, अभिषेक ने आपको बिल दिया और माल सप्लाई नहीं किया, फेक इनवॉइस. हैव इशूड इनवॉइस बट नॉट सप्लाइड द गुड्स. On this, Abhishek chose not to pay tax. Abhishek chose not to pay tax to the government.
बट आपने उस इनवॉइस के पेटे क्रेडिट ले लिया, इनवॉइस के पेटे क्रेडिट ले लिया, आपने वापस वो वाला इनवॉइस में जो स्टॉक आया था वो और किसी को पास ऑन किया और किसी को सेल किया, उसने भी क्रेडिट ले लिया, एंड अकॉर्डिंगली आप और आपके बाद वाली चेन सब लोग टैक्स पे कर रहे हैं, डिफरेंशियल अमाउंट की टैक्स पे कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट को ह्यूज लॉस, गवर्नमेंट हैव अ ह्यूज लॉस बिकॉज ऑफ Abhishek have not paid the tax to fake invoice, right? So या फिर जो लास्ट पार्टी है वो इनहैंस्ड करके एक्सपोर्ट कर देगा। लोग क्यों करते हैं ऐसा कि आईटीसी एक्चुअल में पे नहीं करना पड़े, हमें 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 स्टॉक दिखाना है या फिर हमें टर्नओवर बढ़ाना है कि बैंक में हमारी लिमिट या क्रेडिट वो बढ़ी रहे, तो लोग इसी कारण से ये सब करते हैं, राइट? सो फेक इनवॉइस, तो इट्स समथिंग जो आज के दिन में लॉकडाउन में भी बहुत सारे शो कॉजेस आ रहे हैं 74 के अंदर, एंड we have to examine that whether it is actual a case of fake invoice or not, right? So issue invoice when there is no supply. Next, supplies using GST number, friends, important. Supplies using GST number of some other registered person. So हम बोल रहे हैं कि मुझे आपको माल बेचना था X को, मैंने गलती से Y का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया। फ्रेंड्स, ये यूजुअली होता है, राइट? हम टैली में अगर लेट्स से आपने मुझे माल बेचा, अभिषेक अग्रवाल को अपने माल बेचा, अब अभिषेक के लेजर पे जाते हो, सेल एंट्री को कॉपी करते हो, ऑल्ट 2 मार के कॉपी करते हो। अगर आपकी सेटिंग प्रॉपर्ली नहीं की हुई है, सो आप कॉपी करोगे, अभिषेक के लेजर को हटा के मिस्टर एक्स का लेजर डाल दोगे, बट अंदर में जीएसटी नंबर अभिषेक का रह जाता है। इफ द सेटिंग इज नॉट डन प्रॉपर्ली, वो जीएसटी नंबर चेंज नहीं होता है, राइट? सो योर इंटेंट वाज नेवर रॉन्ग, बट mistakenly you did the same. Now please understand the consequences of this mistake. Please do understand the consequences of this mistake. आपने मिस्टर एक्स के नाम पे लेजर हिट कर दिया, बट आपने जीएसटी वन में जब अपलोड किया टैली का जेएसएन फाइल, अभिषेक को दिखा दिया, अभिषेक का जीएसटी में चला गया, अभिषेक के जीएसटीआर 2A में आ गया होगा, एंड अभिषेक का अकाउंटेंट आग बंद करके 2A में जो भी इनवॉइसेस आता है वो क्रेडिट ले लिया होगा। लेट्स से अब अभिषेक ने अगर क्रेडिट ले लिया, now if you modify, rectify and put it Mr. X GST number, तो आपने टैक्स एक बार पे किया, इनवॉइस नंबर एक है, बट आपका क्रेडिट, अब आप बोलोगे नहीं अभिषेक को मत दो, अब एक्स को दे दो, राइट? तो गवर्नमेंट विल लूज मनी। इसी कारण से गवर्नमेंट ने यहाँ पर पेनल्टी लगा दी, राइट? सो अब अगेन आपको दिखाना पड़ेगा कि आप बोनाफाइड हो, ये हो, वो अलग बात है, बट देयर इज अ क्लॉज कि इस पे पेनल्टी लग सकती है। थर्ड, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, थर्ड ग्रुप। फ्रेंड्स, ये ग्रुप जो बनाई हुई हमने बनाया है, लॉ में ऐसा कोई ग्रुप नहीं है। आई एम पुटिंग इट इन अ ग्रुप कि समझने में लिंक कर पाए हम लोग, राइट? ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, तो ट्रांसपोर्ट्स गुड्स विदाउट कवर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपने डॉक्यूमेंट्स के बिना माल ट्रांसपोर्ट कर दिया, that includes e-way bill, that includes delivery challan, that includes invoices. Okay, supplies, transports or stores any goods which he has reasons to believe are liable to confiscation. मुझे पता है कि माल 2 नंबर ही है, मुझे पता है कि माल को कन्फिस्केट करवा देना चाहिए, बट तब भी मैं वो ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ या फिर वो स्टोर कर रहा हूँ, राइट? कैटेगरी 4, फेलियर टू पे टैक्स, कलेक्ट्स बट फेल्स टू पे टैक्स। बहुत बड़ा क्राइम है फ्रेंड्स, मैं जीएसटी लिख के टैक्स कलेक्ट कर रहा हूं पर मैं गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहा हूं। कलेक्ट्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन एंड फेल्स टू पे टैक्स। सो मैं जबरदस्ती कलेक्ट कर रहा हूं, जबरदस्ती, और कलेक्ट करने के बाद भी गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहा हूं, तो ये दोनों क्राइटेरिया में पेनल्टी एप्लीकेबल है। टीडीएस, टीसीएस, जो गवर्नमेंट कंपनी को अगर आप गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हो, वो अगर आपको पेमेंट करेगी तो वो टीडीएस काट के पेमेंट करेगी। अगर आप थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर या फ्लिपकार्ट, अमेजोन अगर आप माल बिक्री करते हो, तो वो जब आपको रेमिट करेगी तो टीसीएस काट के पेमेंट करेगी। तो इफ अ पर्सन, अ गवर्नमेंट कंपनी फेल्स टू डिडक्ट टीडीएस एट सोर्स और ई कॉमर्स ऑपरेटर फेल्स टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, then again this penalty is applicable. ITC without receipt of goods or service, this can be connected with fake invoices. हमको माल मिला ही नहीं, हमने बिल ले लिया और क्रेडिट ले लिया,
So ITC without receipt of goods or services. Refund by way of fraud. Refund मैंने falsification करके refund claim कर लिया. Takes or distributes credit in contravention of ISG provision. So input service distributor के provisions के according मैंने false credit ले लिया, पर वो credit है ही नहीं, मैंने जबरदस्ती ISG में चढ़ाया credit और distribute करवा दिया and ITC ले लिया. 7. Accounts and records. Fails, French important, fails to keep, maintain or retain books of accounts. Suppresses turnover leading to tax evasion. Falsifies financial records. तो अगर आप document maintain नहीं करते हो, you are failing to maintain your books of accounts, you are suppressing the turnover, you are falsifying your turnover, that's all initiating the penalty. And further proceedings, obstructs or prevents any officer in discharge of his duties. अब ये बहुत बड़ा पेनल्टी अगर आपने देखे लास्ट में सेक्शन 132 जब आएगा तो दिस इज अ वेरी बिग पेनल्टी, वेरी बिग ऑफेंस इन आइज ऑफ लॉ. तो obstructs or prevents any ऑफिसर इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज. मैं कोई भी ऑफिसर को कोई भी काम उसके काम करने के लिए रोकता हूं. tampers with or destroy any material evidence or document, dispose of or tampers with any goods that have been detained, seized or attached. Right? So वो 21 जो प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा जो एक्ट में लिखा हुआ है 122 सबसेक्शन 1 में, उसको मैंने ग्रुप वाइज डिवाइड कर दिया कि हम लिंक कर पाए. राइट? सो अब ये अगर आप करते हो तो क्या होता है. सो आप अगर ये करते हो तो आपकी पेनल्टी अमाउंट है 10,000 रुपए और अमाउंट इक्वल टू टैक्स whichever is higher, right? 122 subsection 2 क्या बोलता है फ्रेंड्स, ध्यान दे, यहां लिखा हुआ है रजिस्टर्ड पर्सन. 122 सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ था टैक्सेबल पर्सन. अब सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है रजिस्टर्ड पर्सन, दैट इज अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड. सो रजिस्टर्ड पर्सन, नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स or erroneous refund or wrong availment of utilization of ITC by a registered person for reason other than fraud or willful misstatement, or for a reason of fraud or willful misstatement, higher of 10% or 10% of tax due. और अगर fraud नहीं है तो 10,000 और tax due. Right? 10 friends please ध्यान दे, अगर फ्रॉड है तो 10,000 और 10% ऑफ टैक्स ड्यू, एंड अगर फ्रॉड नहीं है तो 10,000 और टैक्स ड्यू विच एवर इज हायर. व्हाट इज टू बी नोटेड फ्रेंड्स इज 73 एंड 74. अगर आप नोट करो तो 75 सबसेक्शन 3, सेक्शन 75 सबसेक्शन 75 सबसेक्शन 13, 75 सबसेक्शन 13 में लिखा हुआ है कि अगर कोई पेनल्टी लग जा रही है इन केस ऑफ 73 एंड 74, अगर गवर्नमेंट कोई पेनल्टी लगा रहा है 73 एंड 74 में, तब और कोई भी पेनल्टी उस पे सेम ऑफेंस में नहीं लगेगा. तो ये पेनल्टी तभी लगेगी जब 73 74 में पेनल्टी नहीं लगा है. राइट? तो 73 74 में अगर कोई भी पेनल्टी क्वांटिफाई हो गया है और वो एडजुडिकेशन ऑर्डर आ गया है और लग रहा है उनके ऊपर, तो एज पर 75 सबसेक्शन 3 आप और कोई भी पेनल्टी उस पे सेम ऑफेंस के लिए लगा नहीं सकते. सबसेक्शन 3 क्या बात करता है? एनी पर्सन. तो 1 वाज सेइंग टैक्सेबल पर्सन, 2 वाज सेइंग रजिस्टर्ड पर्सन, 3 इज टॉकिंग अबाउट एनी पर्सन. सो एप्लीकेबल टू एनी पर्सन हु एज और अबेट्स एनी ऑफ द ऑफेंस स्पेसिफाइड इन क्लॉज 1 to 21 ऑफ सेक्शन 122 जो हमने डिस्कस किया अभी, और who acquires possession of or deals with any goods which he knows or has reasons to believe are liable to confiscation, receives any supply of services in contravention, fails to appear ये भी है before GST officer to honor the summons. मैंने समन इश्यू किया और आप नहीं आए तो I have an option to levy penalty against you, and fails to issue invoice or record it. तो इनके लिए फ्लैट 25,000 रुपए irrespective of the amount involved, right?
सो फ्रेंड, अगर आप देखो इसमें खाली क्वांटिफिकेशन है, पर समझना जरूरी है कि मैं टैक्सेबल पर्सन हूं, रजिस्टर्ड पर्सन हूं या एनी अदर पर्सन, राइट? आगे बढ़ते हैं। फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 150। व्हाट इज 150? हमने मिसलेनियस प्रोविजन में पढ़ा था, ऑब्लिगेशन टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न। नहीं याद आ रहा होगा तो व्हाट इज इंफॉर्मेशन रिटर्न? सो लेट्स से फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को जीएसटी डिपार्टमेंट ने चिट्ठी लिखा कि आई वांट अ रिकॉर्ड स्टेटमेंट फ्रॉम यू। बैंकिंग इंडस्ट्री में, बैंक्स में जीएसटी डिपार्टमेंट से चिट्ठी गया कि आई वांट इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू। सो अगर वो फेल करते हैं वो इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो इट इज 100 रुपीज पर डे for the period during which failure continues, subject to maximum penalty of 5,000 rupees. Similarly, section 151 talks about power to collect statistics. So आज के दिन में गवर्नमेंट किसी से भी स्टैटिस्टिक्स मांग सकता है without तो failure to furnish any information or return under 151 without reasonable cause fails to furnish such information or return as may be required under this section, or willfully furnishes or cause to furnish any information which is false. तो अगर मैं ये करता हूं तो फ्लैट पेनल्टी अप टू 10,000 रुपीज, एंड अगर वो कंटिन्यू करते हैं आप तो 100 रुपया पर डे और ऐड होता रहेगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 25,000 रुपीज। फ्रेंड्स, अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज का, अभी हम लोग प्रोसिक्यूशन का बात नहीं कर रहे हैं। When I will cover the prosecution section, तब ये सेम ये दो क्लॉज जो बता रहे हैं 150 and 151, ये इंपॉर्टेंट है। इनके अगेंस्ट में पेनल्टी भी लगेगी और प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, तो वी विल सी हाउ डज दैट मल्टीप्लाइज, राइट? एंड होता है ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, तो लास्ट लाइन इज खुदा। जनरल पेनल्टी, कि जहां आप कहीं भी ऊपर कवर्ड नहीं हो यहां पर आ जाओ। Contravention of any provision of this act or any rules for which no penalty is separately provided, you can come to me. I will levy penalty up to 25,000 rupees. I will levy penalty up to 25,000 rupees. That is section 125. That is section 125, right? So that's it, friend. अब आगे बढ़ते हैं। जनरल डिसिप्लिन रिलेटेड टू पेनल्टी, तो एक 126 सेक्शन है जो जनरल बातें करती है पेनल्टी के बारे में। सो नो पेनल्टी फॉर माइनर ब्रीच, छोटी सी गलती हो गई आप उसके लिए पेनल्टी लगा नहीं सकते। मिस्टेक वेयर द टैक्स इन्वॉल्व इज लेस देन 5,000 रुपीज, तो अगर 5,000 के नीचे का टैक्स इन्वॉल्व है आप पेनल्टी मत लगाइए। नो पेनल्टी विल बी इम्पोज विदाउट इशूइंग अ शो कॉज और गिविंग पर्सनल हियरिंग। सो अपने इसको आगे भी पढ़ेंगे कि अगर आपका असेसमेंट 73, 74 कोई भी एजुकेशन ऑर्डर छोड़ के अगर पेनल्टी लग रहा है तो यू हैव टू गिव मी अ शो कॉज और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, राइट? आप ऐसे ही इंपोज नहीं कर सकते मेरे ऊपर। पेनल्टी कैन नॉट बी लेविड सुओ मोटो ऑन कॉन्ट्रावेंशन, रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नीड्स टू बी प्रोवाइडेड बाय द ऑफिसर। सेम, खाली कॉन्ट्रावेंट कर दिया आपने, गलती कर दी, प्रोविजन को क्रॉस कर लिया तो इसलिए मैं पेनल्टी लगा दूं, नहीं चलेगा। रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नीड्स टू बी प्रोवाइडेड बाय द ऑफिसर। Voluntarily disclosure of non-payment of tax to the prescribed officer before examination conducted by him shall be considered as mitigating factor. So this is written in 126 itself कि अगर आप खुद चल के आके टैक्स पे कर देते हो ऑफिसर के छानबीन किए बिना, तो वो पेनल्टी नहीं लगाएगा, दैट इज इटसेल्फ अ मिटिगेटिंग फैक्टर। नॉट एप्लीकेबल वेयर पेनल्टी इज प्रेस्क्राइब अंडर द एक्ट एज either a fixed sum or expressed as fixed percentage. So ये provisions बहुत जगह एप्लीकेबल नहीं करेगी जहां पर फिक्स परसेंटेज या फिक्स अमाउंट डिफाइंड है। सो दिस इज अगेन समथिंग व्हिच इज वेरी रेसिड्यूअल इन नेचर। ओके, सो पावर टू इम्पोज पेनल्टी इन सर्टेन केसेस, व्हाट इट इज? पर्सन लायबल टू अ पेनल्टी, जो अपने बात की है, व्हेन नॉट कवर्ड अंडर 62, 63, 64, 73, 74, 129, 130 जो आपने आज करेंगे, the proper officer will issue an order. The proper officer have to issue an order. So what is 62? Assessment of non-filers जो हमने पढ़ लिया। 63, assessment of unregistered person। 64, summary assessment। 73, where determination of tax where
willful misstatement or fraud is not involved. 74, determination of tax where willful misstatement or fraud is involved. 129, जो अपने ई-वे-बिल में पढ़े हैं, detention, seizure and release of goods and conveyance in transit. 130, जो आज हम पढ़ेंगे, confiscation of goods और conveyance and levy of penalty. In fact 130 में हमने बहुत हद तक ई-वे-बिल में कवर किया है, राइट? सो ये क्या कह रहा है कि अगर इन सेक्शंस के अलावा आप पेनल्टी इंपोज कर रहे हो, you have to give the order. You have to give a order. Order issued shall levy a penalty as determined by the proper officer. A reasonable opportunity of being heard will be granted before such issue of order. Okay. 128. Power to waive penalty or fee. पावर है कि मैं पेनल्टी को वेव कर दूं और या फिर लेट फी को वेव कर दूं, जो हो भी रहा है, राइट? The government may by notification waive in a part or full any penalty under section 122, 123 or 125 or late fee under 127. So 122 is penalty in certain cases जो हमने डिस्कस किए. 123 penalty to furnish information returns, electricity board, banking and all. 125 general penalty. 47 that is late fees. तो ये सबको वो वेव ऑफ कर सकता है अगर वो चाहे तो. फ्रेंड्स, अगर आपको जब देखना हो ना, जो आप नोटिफिकेशन निकाल के देखो उसमें क्या लिखा हुआ है कि अंडर पावर सच एंड सच गवर्नमेंट इज इशूइंग दिस नोटिफिकेशन, तो आप रिलेट कर पाओगे. Such relief will be available to specified class of taxpayers and under such mitigating circumstances on recommendation of the council. Okay. This is 129. Nothing new we have already discussed in e-way-bill. Just I've put it here to recapitulate. Applicable to person who transports or stores any goods which are in transit in contravention to the provision of this act. Detained or seized goods can be released when, जब ओनर खुद आए या फिर जो ओनर नहीं है वो आए. जो ओनर खुद आए, payment of tax and penalty equals to 100% of the tax payable. In case of exempted goods, 2% of the exempted value of the goods or 25,000 whichever is less. अगर ओनर छोड़ के कोई आए या ट्रांसपोर्टर जो आए कि भैया नहीं आप गुड्स रिलीज कर दो, तो पेमेंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी इक्वल टू 50% of the value of goods reduced by tax already paid. In case of exempted goods, 5% of the value of 25,000 whichever is less. और या फिर फर्निशिंग ऑफ अ सिक्योरिटी इक्विवेलेंट. मैं बोलता हूँ भैया माल तो छोड़ो, बाद में हिसाब कर लेंगे जो भी आएगा, आप अभी पकड़ो सिक्योरिटी. तो फर्निशिंग ऑफ, मैं अभी पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली भी सिक्योरिटी जमा कर रहा हूँ. अगर ओनर आता है, ट्रांसपोर्टर आता है, जो भी आता है, ओनर आके बोलता है भाई आई हैव अ डिस्प्यूट कि वेदर ट्रांसपोर्टर हैव टू पे अकॉर्डिंग टू मी, सो राइट नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू अ बॉन्ड ऑफ सिक्योरिटी, प्लीज रिलीज माय गुड्स. तो फर्निशिंग ऑफ सिक्योरिटी इक्विवेलेंट टू अमाउंट पेबल as determined in the clause A or clause B. So nothing that way. Okay. Notice or order shall be issued by the proper officer. Opportunity of being heard to be provided to the person. Proceedings deemed to be concluded on payment of the applicable amount. अगर आपने payment कर दिया, all the proceedings is deemed to be concluded. Failure to pay within 14 days of detention, seizure shall initiate the proceeding of confiscation. Period of 14 days to be reduced where goods detained are perishable in nature. Perfect. Nothing new. अब आ रहे हैं हम लोग सेक्शन 130 में. What does it says? Confiscation of goods or conveyance and levy of penalty. Again connected to e-way bill. So applicable again to whom? To any person who supplies receive goods with intention to evade tax, does not account for goods on which he is liable to pay tax, supplies goods liable to pay tax without registration, contravenes the provision of the act or rules with the intent to evade payment of tax, uses conveyance as a means for transport of carriage of goods. Important difference. मैं ट्रक यूज कर रहा हूं फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ कैरेज ऑफ गुड्स, जो एज पर लॉ नहीं है, तो ये पेनल्टी लग जाएगी unless owner proves that it was without the knowledge of the owner, his agent and the person in charge. So owner को prove करना पड़ेगा कि भैया मेरे knowledge पे नहीं था,
Option to pay fine in lieu of confiscated goods or conveyance shall be provided by the officer concerned. So आज के दिन में मैं confiscate कर रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मैं भैया confiscation नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे फाइन देना पड़ेगा. तो option to pay fine in lieu of confiscation, right? So मैं बोलूँगा भैया गाड़ी तो छोड़ो, ट्रांसपोर्ट का गाड़ी है, I will pay fine in lieu of that. तो ये applicable है to any person, right? In case of confiscation of goods, fine shall not exceed the market value of goods confiscated less tax chargeable. So जो market value of goods है उसको क्रॉस नहीं कर सकता, माइनस जो टैक्स ऑलरेडी पेड है. Aggregate of fine and penalty leviable not be less than the penalty leviable for detention. Perfect. So friends, I am just reading it because nothing that great. ये जब भी आपके क्लाइंट्स के ऊपर एप्लीकेबल हो, आप you can always refer back to the sections. एक बार सुना हुआ रहे तो याद रहेगा बस. So confiscation of goods or confiscation and levy of penalty, or confiscation of goods or conveyance and levy of penalty. Section 130 continuation in case of confiscation of conveyance. So इसके पहले हमने क्या पढ़ा, any person के ऊपर क्या क्या applicable है, in case of confiscation of goods के ऊपर क्या क्या applicable है. Now in case of confiscation of conveyance के ऊपर क्या क्या applicable है. Again, option to pay fine equal to the tax payable on goods being transported. When fine in lieu of confiscation imposed, the owner will in addition liable to pay tax on penalty and charges for the goods and conveyance. No order for confiscation without opportunity of being heard, definitely. The title of the confiscated goods shall vest with the government. The government के नाम पे चढ़ गया वो. Officer taking possession can take assistance from the police officer for taking possession on satisfaction that the confiscated goods are not required and after a reasonable time not exceeding 3 months to pay, fined officer may dispose of goods. तो 3 महीना तक आपका फाइन नहीं आया, कुछ नहीं आया, आपने माल रिलीज नहीं कराया, मैं आपकी गुड्स को डिस्पोज कर सकता हूँ, सेल ऑफ कर सकता हूँ. राइट फ्रेंड्स, नाउ वी आर जंपिंग टू प्रोसिक्यूशन एंड कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस. Before jumping into that, okay, so this is without prejudice to the provision contained in the criminal of code of criminal procedure. So CRPC की कोई भी provision को हम लोग harm नहीं कर सकते. Confiscation or penalty not to prevent infliction of any other punishment to which the person affected is liable. So मैं confiscate कर ले रहा हूँ, मैं penalty charge कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं punishment और देने वाला था वो कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है. अगर let's say मुझे आपको जेल करना है तो जेल करना है, confiscation और penalty है वो संग में चलेगा. अपने बाद में देखेंगे कंपाउंडिंग कैसे हो सकता है, बट लॉ ये बोल रहा है कि खाली आप पेनल्टी दे रहे हो या कन्फिस्केशन अलाउ कर रहे हो और आपके ऊपर जेल भी होना चाहिए आपको एज अ पनिशमेंट, तो इसका मतलब ये नहीं कि जेल नहीं होगा, जेल भी होगा. राइट. सो फ्रेंड्स, फ्यू एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम सीआरपीसी एक्ट. प्रोसिक्यूशन प्रोविजन कवर इन 132 जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी. ऑफेंस में भी कॉग्निजेबल, फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉग्निजेबल, एंड नॉन बेलेबल, or maybe cognizable and bailable. So what is bailable offense? Means an offense which is shown as bailable in the first schedule or which is made bailable by any other law for being time in force. And non-bailable means other offense. Right? तो आप वो offense bailable है या नहीं, मतलब आपको अगर जेल में डाला जाता है तो आपको बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी. Right? Cognizable offense क्या हो गया? Means an offense for which means an offense for which and cognizable case means a case in which दोनों में a police officer may in accordance with the first schedule or under any other law for the time in force arrest without warrant. This is important. So cognizable means मैं without warrant ही आपको arrest कर सकता हूँ. Non cognizable means कि I cannot arrest you without warrant. So cognizable means without warrant I can issue arrest you, and bailable and non bailable is कि आपको बेल मिलेगी, आपको बेल नहीं मिलेगी. Okay. Punishment क्या है? Friends, ये important है. 132 states the major offenses under this act which warrant institution of criminal proceeding and prosecutions. So if you see this 12 list is given in the act.
offenses such as supply of goods without issue of invoice, number 1, right? आपने माल बेचा, आपने इनवॉइस नहीं बनाया. Issuance of bill without supply, आपने बिल बनाया और आपने सप्लाई नहीं किया. Availment of ITC wrongly without receiving actual supply, आपने ITC ले लिया बिल के पेटे और आपको एक्चुअली माल कभी मिला ही नहीं. Collects tax but fails to pay, ये सब आप देखोगे 122 में से लिया हुआ है, राइट? बस सिर्फ 12 सर्विस ही यहाँ पर, 12 लिस्ट ही है यहाँ पर सिर्फ. सो कलेक्ट्स टैक्स बट फेल्स टू पे, इवेट्स टैक्स, तो मैंने टैक्स कलेक्ट कर लिया बट मैंने पे नहीं किया, मैंने टैक्स इवेशन किया. फ्रॉडुलेंटली अवेल्स आईटीसी और रिफंड, मैंने चोरी चमारी करके आईटीसी ले ली या फिर रिफंड ले लिया. फॉल्सिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, मैंने फाइनेंशियल रिकॉर्ड ही पूरा फॉल्सिफिकेशन किया है. तो दिस इज ऑल्सो कुड बी अ रीजन ऑफ पनिशमेंट. Obstructs or prevents any officer from discharge of duties. Friends, clause G बोल रहा है obstructs or prevents, जो हमने बात किया कि ऑफिसर को काम करने के लिए रोके. Acquires or deals in goods liable to confiscation, जो माल कन्फिस्केट किया तब भी आपने वो बेचा खरीद किया. Receives concerned with services in contravention, so मैं कुछ सर्विस ले रहा हूं जो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द लॉ है. फेल्स टू सप्लाई और सप्लाईज फॉल्स इंफॉर्मेशन, सो मैं कुछ आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हो मैं नहीं दे रहा हूं, या फिर आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हो मैं गलत इंफॉर्मेशन दे रहा हूं. दिस इज ऑल्सो कुड बी अ रीजन ऑफ पनिशमेंट. डिस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल एविडेंसेस, अटेम्प्ट टू कमिट और अबेट्स कमीशन ऑफ ऑफेंस. तो ये जो 12 चीजें हैं, इन चीजों में दे आर सेइंग पनिशमेंट विल बी एप्लीकेबल. अब अपने देखते हैं कैसा कैसा या किस लेवल ऑफ पनिशमेंट विल बी एप्लीकेबल. ध्यान से देखिए. टैक्स इवेडेड और आईटीसी रॉन्गली टेकन और यूटिलाइज्ड और रिफंड रॉन्गली टेकन. टैक्स इवेडेड और आईटीसी रॉन्गली टेकन और यूटिलाइज्ड दोनों में है, और रिफंड रॉन्गली टेकन. इफ द अमाउंट इन्वॉल्व एक्सीड्स 1 crore बट अप टू 2 crore, 1 से 2 करोड़ के बीच में है, तो 1 year imprisonment विथ फाइन, 1 साल का जेल प्लस फाइन. तो फ्रेंड्स प्लीज दो चीज समझ लें. यहाँ पर 1 करोड़ के नीचे हो तो कोई इम्प्रिजमेंट नहीं होगा. 1 करोड़ के नीचे क्या हो? टैक्स अमाउंट, नॉट इंटरेस्ट एंड पेनल्टी. 1 करोड़ के नीचे का टैक्स अमाउंट है, सो नो इम्प्रिजमेंट. उसके ऊपर हो तो इम्प्रिजमेंट पॉसिबल, 1 year प्लस विथ फाइन. 2 करोड़ से 5 करोड़ के अंदर है तो 3 years जेल प्लस फाइन, और 5 करोड़ के ऊपर हो तो 5 years जेल प्लस फाइन. Without any specific and special reasons as recorded in the order itself by the court, the term of imprisonment should not be less than 6 months. See the drafting of the law, right? 6 महीना के नीचे तो हो ही नहीं सकता. All offenses are non-cognizable, right? मतलब आपको बिना वारंट नहीं लिया जाएगा. एंड बेलेबल, ठीक है, आप बेल भी ले सकते हो, एक्सेप्ट जहां पर बिना वारंट भी आपको अरेस्ट किया जाएगा, आपको बेल भी नहीं मिलेगा. वेयर द टैक्स इवेशन इज मोर देन 5 crore, जहां 5 करोड़ के ऊपर टैक्स आपने इवेट किया या ऊपर नीचे किया है, वहां पर मुझे वारंट भी दरकार नहीं है और आपको बेल भी नहीं मिलेगा, राइट? सो दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? नेक्स्ट, commits or abates the commission of an offense specified in clause F, G और J. फ्रेंड्स मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि clause F, G और J में amount involved 0, amount involved irrespective, no matter कि amount कितना भी involved हो, 6 months और with fine और with both, 6 months imprisonment और and fine और both. तो clause FJG क्या है? F is falsification of financial records. G is obstructs or prevents an officer from discharge of duties. And J is fails to supply or supply false information. So ये आप इतना भी करते हो, कोई क्वांटिफिकेशन अमाउंट इन्वॉल्व नहीं होगा, बट मिनिमम 6 महीना और विथ फाइन
or both can be applicable. Can be applicable. अब मजा देखिए. For second or every subsequent offense, अगर आपने एक ऑफेंस किया फिर आपने वो दोबारा कोई ऑफेंस किया 132 के अंदर, कोई लिमिट नहीं सर, 1 रुपया भी किया आपने, 5 years imprisonment with jail with fine. 5 years imprisonment with fine. So अपने बोलते हैं ना कि जीएसटी का डार्केस्ट साइड क्या है, ये है डार्केस्ट साइड. इट्स प्रोसिक्यूशन इज फुल ऑन देयर, और हो भी रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, प्रोसिक्यूशंस हो भी रहे हैं, राइट. ओके. Liability of officers and certain other persons. Okay, यहाँ से theoretical offense penalty impose कर रहे हैं, imprisonment of 6 months, fine up to 25,000 rupees or both. The following person will be punishable if they willfully disclose any information furnished in any return under this act. Any person engaged in collection of statistics, 151 जो हमने पहले बात किया था, 150. Any person engaged in service of common portal और एजेंट ऑफ कॉमन पोर्टल. सो इन सब पे 6 महीने की जेल या फिर 25,000 या फिर बोथ. इफ इंफॉर्मेशन इज डिस्क्लोज फॉर द फॉलोइंग पर्पस, दे विल नॉट बी पनिशेबल फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट और फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ड्यूटीज. तो इसका मतलब ये है कि जो स्टैटिस्टिक्स आप कलेक्ट कर रहे हो या फिर जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो या कॉमन पोर्टल में जो मैं रिटर्न भर रहा हूँ उसकी जो डेटा आपके पास जा रही है, ये आप कहीं भी लीक नहीं कर सकते हैं. अगर आप लीक करते हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी और फाइन भी लगेगा, मतलब आप जेल इम्प्रिजनमेंट में आपके ऊपर एप्लीकेबल है. बट फॉर लास्ट 2 केसेस में आप शेयर कर सकते हो जहां आपको करना पड़ेगा. दैट्स इट. ओके. अ पर्सन शैल नॉट बी प्रोसिक्यूटेड ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट only with the previous sanction of the government. In case of non-government servant, only with the previous sanction of commissioner. तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट ने सैंक्शन दे दिया तो भैया ठीक है आप लीक करो या शेयर करो. कमिश्नर से सैंक्शन दे दिया, अगर आप नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो आप शेयर करो. इन 2 केसेस में भी कोई आपका पेनल्टी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है. ओके. Cognizance of offense. Okay, we can courts inferior that magistrate of the first class shall not declare the judgment for any offense committed under the act. So minimum first class magistrate have to pass the order. Important. Presumption of culpable mental state. So अगर मैं बोलूं कि भैया जब मैंने ये डिसीजन लिया I was not in a good mental state, right? तो can this be put? So any offense under this act will be presumed to be done in a culpable mental state by the court. However, the accused can defend himself by providing the fact he was not in such a mental state. A fact is said to be provided only when the court believes it to exist beyond reasonable doubt and not merely when it existence is established by preponderance of probability. तो मैं खाली जबरदस्ती नहीं बोल सकता कि हाँ मेरा दिमाग नहीं था उस टाइम में, राइट. कोर्ट हैव टू बिलीव कि हाँ कोई ऐसा कुछ हुआ है कि योर माइंड वुड नॉट बी इन अ राइट स्टेट ऑफ माइंड. ओके. इसमें क्या है फ्रेंड्स कि लेट्स से एक आदमी है वो कोर्ट में नहीं आ पा रहा है तो उसकी साइन डॉक्यूमेंट will be trusted in the proceedings of the court, right? So relevancy of statements under certain circumstances. A statement signed by a person during the course of proceeding is relevant for proving the truth of the facts in any prosecution for an offense under this act. When the person who made the statement is dead or cannot be found, incapable of providing evidences, restricted by the adverse party, presence of the person requires time or expenses involved for presenting the person is considered unreasonable by the court. When the person who made the statement is considered as a witness by the court, the statement should be produced as evidence in interest of the justice. So this is nothing but a power that if a person cannot be presented in the court, his statement would suffice. His statement would suffice. Okay. Again, offenses by the companies and partnership firms. So offenses, अगर कोई कंपनी ने कोई offense किया है तो कौन-कौन liable होगा? Every person who at the time of offense being committed was responsible for the conduct of the business of the company shall be deemed to be guilty. Proceedings shall be conducted accordingly. If proved that the offense was committed with the consent of the key managerial person
or negligence on their part, they shall also be deemed to be guilty. In a partnership firm or HUF or LLP, the partners or karta or the managing trustee shall be deemed to be guilty for offense committed under this act. If proved the offense was committed without their knowledge or measures were exercised to stop such offense, then they shall not be held liable. अगर उन्होंने प्रूफ कर दिया कि भैया मेरी गलती नहीं है, मेरे नॉलेज के बाहर हुआ है, तो they won't be liable. Okay. Now we come to compounding. Compounding of offense. सो कंपाउंडिंग क्या है कि आप अगर लेट्स से इतनी पेनल्टी दे दो तो आपका कन्फिस्केशन हम शायद माफ कर दें या आपका प्रोसिक्यूशन माफ कर दें, बट इन केसेस में कंपाउंडिंग इज नॉट अलाउड. कंपाउंडिंग नॉट अवेलेबल इन द फॉलोइंग केसेस. कंपाउंडिंग ऑलरेडी अलाउड वन टाइम इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड ऑफेंस. आपने एक बार ऑलरेडी पैसे दे दिया और प्रोसिक्यूशन नहीं लिया, अब आप वापस गलती कर रहे हो तो भैया आपको वापस कंपाउंडिंग नहीं मिल सकता. कंपाउंडिंग अलाउड वंस shall not be allowed again if in the previous compounding case the value of supply was more than 1 crore in offense not specified above. 1 crore के ऊपर आपने ले लिया, आपको दोबारा नहीं मिलेगा. A person accused of committing any offense under this act which is an offense under any other law. आप और कोई लॉ में भी कर चुके हैं जहां पर प्रोसिक्यूशन है तो आपको कंपाउंडिंग इस लॉ में मिलेगा नहीं. A person convicted for an offense under this act by a court, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, नहीं मिलेगा. A person who obstructs, friends, important. A person who obstructs any officer discharging duties, tampers material evidence, fails to supply false information. इस पर्टिकुलर केस में जहां 6 महीना प्रोसिक्यूशन प्लस फाइन और बोथ ये जो है, इसमें आपको कंपाउंडिंग की बेनिफिट नहीं मिलेगी. अमाउंट इन्वॉल्व 0 इरेस्पेक्टिव, पर नहीं मिलेगी. Compounding not to affect proceedings instituted under any other law. Compounding shall be allowed only after the payment of tax, interest, penalty for such offense. Minimum compounding would be 10,000 or 50% of the tax involved, whichever is higher. Maximum compounding could be 3 times 30,000 plus 1 or 150% of the tax involved, whichever is higher. So it depends on the officer, right? वो बोलेगा हाँ 10,000 या फिर 50% of the tax और 150% of the tax. Upon payment, no further proceedings will be initiated and the accused person will stand abated. Okay, this is the procedure. So what will be the procedure? Application shall be made to the commissioner in CPD 01. The commissioner shall ask the concerned officer to give the relevant documents. On satisfaction, he will sanction the order CPD 02. If allow the application indicating the compounding amount and grant him immunity from prosecutions, or reject within the 90 days of the receipt. Compounding shall be allowed only after the payment of taxes, interest, and penalties. Compounding amount shall be paid within 30 days from the date of receipt or order. Failure to pay the compounding amount shall lead to order being void. Immunity granted may be withdrawn any time in case and material facts was concealed by the applicant.